नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आज एक शंट मोटर को चलाने वाली अर्थात कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का वर्गीकरण करेंगे, जो आपको लिखवाऊंगा और आपको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको। एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक इक्विपमेंट, एक एक जो इसमें जो युक्ति लगा रखी है उनके बारे में बताऊंगा कि ये युक्ति क्या काम आती है, क्योंकि दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता अवश्य होती है, जिसके दौरान परीक्षा में प्रश्न भी अवश्य आते हैं। ऐसा कोई डीसी मोटर का जब भी कोई प्रश्न आता है, जब भी कोई क्वेश्चन छपता है यदि पेपर में, तो स्टार्टर के ऊपर अवश्य क्वेश्चन छापने की संभावना रहती है, क्योंकि इससे सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाते हैं। डीसी मोटर कैसे चलेगी, डीसी मोटर बंद कैसे होगी, ओवरलोड से सुरक्षा कैसे होगी, यदि उसकी धारा को कम कैसे करेंगे, सारे इक्विपमेंट कहाँ लगा रखें, स्टार्टर में लगा रखें। इसलिए स्टार्टर का जो टॉपिक है आज का जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे प्रश्नों के को देखते हुए, एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है डीसी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के स्टार्टर। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। ये देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। इसका मतलब कि डीसी मोटर के प्रवर्तक के प्रकार, डीसी मोटर के प्रवर्तक के प्रकार। आप लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा कि डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात डीसी मोटर के लिए जो स्टार्टर लगाते हैं क्यों लगाया जाता है और किस काम के लिए प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा था कि ये मोटर की प्रारंभिक धारा के मान को कम करता है। मोटर को शुरुआती अवस्था में जलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। ये आर्मेचर धारा को कम करता है शुरुआती अवस्था में। क्यों करता है? क्योंकि जब मोटर को चलाते हैं तो ईबी का मान 0 होता है, इसलिए उसमें विद्युत धारा का मान अत्यधिक होगा और अत्यधिक धारा पाकर आर्मेचर जल जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग अवस्था में डीसी मोटर को जलने से बचाने या आर्मेचर धारा या डीसी मोटर की धारा के मान को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से अध्ययन करवाया था और पॉइंट टू पॉइंट बताया था कि परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना रहती है। आज उसी प्रकार देखेंगे कि ये जो स्टार्टर हैं, ये मैं आपको बताया, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ये स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के नाम बताऊं आपको कौन कौन से। एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। अब 2 पॉइंट क्यों कहते हैं ये आपको बताऊंगा मैं, 2 पॉइंट स्टार्टर। और दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। और तीसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। ये है, इसको कहते हैं हिंदी में 2 बिंदु स्टार्टर, 2 बिंदु प्रवर्तक, 2 बिंदु प्रवर्तक। ये 3 बिंदु प्रवर्तक, 3 बिंदु प्रवर्तक और ये 4 बिंदु प्रवर्तक। अब इनको क्यों कहते हैं ऐसा, वो आपको एक एक पॉइंट जो स्टार्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आता चला जाएगा कि क्यों कहते हैं। ये इसके नाम है, देखो 3 हो गए। अब देखो 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी मैं हिंट देता हूं। ये सीरीज मोटर को चलाने के लिए, सीरीज मोटर के लिए होता है। और ये दोनों स्टार्टर की बात करते हैं, देखो इन दोनों की, किन दोनों की? 4 पॉइंट और 3 पॉइंट की यदि बात करें, ये होते हैं दोनों शंट मोटर व कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के लिए ये दोनों की बात है। अब ये दोनों ऐसा क्यों कि 3 पॉइंट भी कम में ले सकते हैं और 4 पॉइंट भी कम में ले सकते हैं, ऐसा जब इनको पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये तो बहुत ही देखो इजी है, इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टार्टर आता है, जो कि एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है और जो कि इंपॉर्टेंट है, वो अपना है 3 बिंदु प्रवर्तक है। तो आज इसका वर्गीकरण करेंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे आपको। तो आज किसका करेंगे? 3 बिंदु प्रवर्तक का वर्गीकरण करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। देखो कैसे, आपको मैं एक छोटा सा
इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। किसका? 3 बिंदु प्रवर्तक का डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आना मुश्किल है, और डायग्राम के बिना तो अपने इसका वर्गीकरण कर भी नहीं सकते। तो किसका वर्गीकरण करेंगे? 3 बिंदु प्रवर्तक का। 3 बिंदु प्रवर्तक का वर्गीकरण करेंगे। अब देखो मैं इसका छोटा डायग्राम बनाऊं, आप लोग देखोगे कि आपको ये मिलेंगे, आपको कुछ स्टड मिलेंगे ऐसे आपको। ऐसे मान लीजिए कि 6, ये कोई गिनती में नहीं है कि ये 6 के साथ हैं, ये क्या आपको ऑफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो ये आपको स्प्रिंग मिलेंगे, मैं आपको बताया था क्या क्या होगा, ये स्प्रिंग होगी इसकी, ठीक है। अब स्प्रिंग के बिना मैं आपको फिर बताता हूँ, ये यहाँ पे मिलेगी आपको कनेक्टिंग आर्म, ये क्या रहेगी? ये कनेक्टिंग आर्म रहेगी, जो कि यहाँ तक लास्ट स्टड तक आएगी ये। और यहाँ पे आके क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे देखो दोस्तों आपको मिलेगा एनवीसी। मैं आपको दिखाऊंगा एनवीसी क्या होती है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। एक चुंबकीय कॉइल बनाता हूँ यहाँ पे, एक ये होती है, एक चुंबकीय कॉइल यहाँ बना देता हूँ आपको। देखो फिर एक मैंने आपको कल बताया था कि डीसी मोटर के स्टार्टर में क्या क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखो कैसे, ये स्टेट है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको, ये यहाँ पे ये आपको रजिस्टर में लगे मिलेंगे। ये एनवीसी होगी जिसके ऊपर कॉइल होगी। देखो ये अब आपको बताऊँ, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आप तो पहले इस डायग्राम को समझ लो थोड़ा सा। ये वाइंडिंग इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ से ये कट जो लगा रखा है, ये जो कट लगा रखा है यहाँ से, देखो ये कीपर होगा, ये जो कीपर होगा, ये स्प्रिंग होगी। यहाँ से इस स्प्रिंग का कनेक्शन देखो, यहाँ से इसका संयोजन होगा। कैसे? ये संयोजन होगा, यहाँ से ये संयोजन ऐसे होगा, यहाँ से इसके संयोजन होंगे 2, यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर उठेगा, देखो यहाँ से, ये यहाँ से, और ये संयोजन इसका होगा यहाँ से। फिर आपको बताऊंगा, देखो पॉइंट पर गौर से देखो तब आपको समझ में आएगा। ये देखो, और यहाँ एक प्लंजर होगा, यहाँ पे एक लीवर होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक लीवर होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे, और इन पॉइंटों का संयोजन इसके पास ऐसे होगा, ये संयोजन होगा ऐसे। ये आपका आर्मेचर होगा, कार्बन ब्रूस होंगे, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी, ये आपका सर्किट डायग्राम होगा। क्या है? देखो यहाँ से लेके ये है आपकी, देखो ये स्प्रिंग है, अच्छा ये क्या होगी? देखो ये ब्रास उसकी फास्फर ब्रोंज की, आपको बताऊंगा ये क्या है। ये कनेक्टिंग आर्म है, मैं पहले नाम लिख के बताता हूँ। देखो आपको ये संयोजक भुजा है जिसको हैंडल बोलते हैं। ये क्या है? संयोजक भुजा है जिसको हैंडल बोलते हैं। एक तो ये याद रखना किसकी है, ये आपको लिखवाऊंगा। वैसे आयरन की बनी होती है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये स्प्रिंग है। देखो इसका नाम क्या है? ये स्प्रिंग है, किसकी है? फास्फर ब्रोंज की है, फास्फर ब्रोंज की होती है, याद रखना बात, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपके स्टड हैं, ये स्टड रहेंगे आपको, स्टड। ये किसके रहेंगे? ये पीतल के रहेंगे। ये क्या है? ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ये किसके होंगे? ये यूरेका के होंगे, स्टड होंगे। 1
2 3 4 5 और 6 और ये ऑफ स्टड यहाँ पे रहेगा, ये ऑफ। ये आपके क्या है, ये NVC है, ठीक है ना, ये NVC नो वोल्ट क्वाइल, ठीक है, जिसको शून्य भार कुंडली बोलते हैं। ये क्या आपकी, ये OLC है, ये OLC, ये आर्मेचर है, ये DC शंट मोटर है। ये क्या है, DC शंट मोटर है। अब आपको उनके सबके वर्क बताता हूं। ये क्या है, ये R है, ये R है, ये R, ये R, ये R, ये प्रतिरोध है, ये स्टड आपके, और ये आपकी OLC है, और ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, और ये DP ICDP है, ICDP ये है। अब आप देखो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाता हूं। सबसे पहले क्या है, R क्या है, प्रतिरोध, जो मैं आपको दिखाए हैं प्रतिरोध R। ये क्या है, ये किसके, ये यूरेका से बने होते हैं, यूरेका धातु के होते हैं, एक तो याद रखना। उसके बाद बात आती है कि ये NVC, देखो NVC लगा रखी, इक्विपमेंट क्या है, NVC ये नो वोल्ट क्वाइल है, नो वोल्ट क्वाइल, जिसको शून्य भार कुंडली बोलते हैं, शून्य भार कुंडली। इसका वर्क क्या रहेगा आपको बताऊंगा, पॉइंट पर सारी बातें लिखते चले। शून्य भार कुंडली होती है जिसको होल्डिंग कॉइल बोलते हैं, होल्डिंग कॉइल बोलते हैं। एक ये होगी, एक होती है OLC ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड ये बताऊंगा, ओवरलोड कॉइल जिसको बोलते हैं अति भार कुंडली, अति भार कुंडली, जिसको कभी कभी OLR भी बोलते हैं। OLR का मतलब ओवरलोड रिले, OLR का नाम भी आता है कभी कभी। ये होगी। एक होता है कनेक्टिंग आर्म, संयोजक भुजा आपको दिखा रखी है, एक होती है संयोजक भुजा जिसको हैंडल बोलते हैं, ये आयरन से बनी होती है। इसका काम भी बताऊंगा आपको। स्टड हो गए आपके, ये हो गए स्टड, ये पीतल से बने होते हैं, ब्रास जिसको अंग्रेजी में ब्रास बोलते हैं, ये ब्रास के हो गए। और उसके बाद में क्या हो गया आपका, ये OLC, इसका काम भी बताऊंगा। स्प्रिंग बच गई आपकी, ये होगी आपकी स्प्रिंग, ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। काफी बार परीक्षा में ये जो नाम मैंने आपको लिखा है, इनका सबका काम होता है। मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता दूं। देखो ये काम कैसे करता है, सबसे पहली बात आती है ये काम कैसे करता है। अब इसके एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखोगे आप लोग। ये आपके देखो यहां से चलते हैं, सप्लाई यहां से जाएगी, ये क्या है, ये फ्यूज है, ठीक है ना। यहाँ से सप्लाई गई, देखो धारा यहाँ से चलेगी, ये धारा यहाँ से आ गई। अब पॉइंट टू पॉइंट देखना कहाँ जाएगी धारा। अब स्टार्टर का मतलब क्या था, आप लोग स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, धारा के मान को कम करने के लिए, स्टार्टिंग धारा के मान को सीमित करने के लिए। स्टार्टिंग धारा कैसे सीमित हुई, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्टार्टिंग धारा सीमित होती है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस शुरुआती में यदि रेजिस्टेंस संयोजित कर देते हैं तो स्टार्टिंग धारा का मान सीमित हो जाता है। अब धारा यहाँ तक गया, आपको कहाँ इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ, और काम क्या आता है आपको दिखाता हूँ। इसकी दोष क्या रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। देखो धारा यहाँ से यहाँ गई, ये क्या, देखो अब आपसे पूछा जाए क्या है, OLR, ये OLR कहाँ लगी है, देखो ये सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में। तो OLR कहाँ लगती है, देखो OLR या C सप्लाई के श्रेणी क्रम में। एक तो ये लिख लेना, सप्लाई के श्रेणी में लगती है, ठीक है ना। ये आगे बात यहाँ से, फिर यह आपको स्प्रिंग का काम करेगा। आप इस हैंडल को, यहाँ हैंडल आता है, हैंडल को दबाओगे, ऐसे खींच के ले जाओगे तो स्प्रिंग खींचेगी। यदि फिर लास्ट में ये NVC इसको पकड़ लेगी, क्योंकि चुंबक की कुंडली इसको पकड़ेगी, पकड़ने के लाइट चली जाएगी। यदि आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये इसको छोड़ेगी, वापस ये स्प्रिंग के खिंचाव से वापस आ जाएगा। तो ये क्या काम करता है, जब सप्लाई बंद हो जाती है तो हैंडल स्प्रिंग के दबाव से वापस आता है, तो इसकी ये हैंडल को या कनेक्टिंग भुजा को खींच के रख दिया है। इसका काम स्प्रिंग का। ये किसकी होती है, फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। फास्फर ब्रोंज की क्यों, क्योंकि फास्फर ब्रोंज पर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना। फास्फर ब्रोंज से चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है और तनन क्षमता कभी कमजोर नहीं होती है, इसलिए फास्फर ब्रोंज के प्रयोग करते हैं। अब आते यहाँ से बात आ गई, यहाँ से सप्लाई यहाँ तक पहुंची, आपकी सप्लाई यहाँ तक इसके अंदर से जाएगी, ऐसे देखो इसके अंदर से आप गोंद यहाँ तक सप्लाई आ गई। लेकिन सप्लाई मोटर का सर्किट तो यहाँ से चालू है, इस हैंडल को उठाकर यहाँ करेंगे, आप गौर से देखना, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, ले आए तो सप्लाई कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक। अब यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, इस रेजिस्टेंस से होते तक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस पे जाएगी,
फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। गौर से देखना, यहाँ तक सप्लाई आ चुकी है। कौन सी सप्लाई? प्लस की सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है। और ये किससे संयोजित है? देखो ये यहाँ से घूमता है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अब बोलो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा कि नहीं लगा? लग गया। इसलिए कहते हैं स्टार्टर का सबसे पहला मुख्य कार्य स्टार्टिंग धारा के मान को सीमित करना। बाकी बाद की बातें अलग दिखाऊंगा आपको मैं। ये स्टार्टिंग धारा के मान को सीमित किया कैसे कि ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लग चुका है। मैं आपको इसको कार्यप्रणाली बताता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो पोर्शन कहां से पूछा जाता है आपको बताऊंगा। सबसे पहले पूछा जाता है कि एनवीसी क्या होती है? होल्डिंग कॉइल होती है। काम क्या करती है? देखो हैंडल को यहां लेके आओगे, हैंडल को संयोजक भुजा को जकड़ कर रखती है। क्या होती है एनवीसी? ये एक चुंबक, विद्युत चुंबक होती है। क्या है? विद्युत चुंबक होती है। लिख लो, एनवीसी एक विद्युत चुंबक होती है। कैसी होती है? पतले तार व अधिक टर्न की होती है। ये लिखना, अधिक टर्न की होती है। होगी बात। इसका काम क्या है? संयोजक भुजा को पकड़ के रखना। इसका काम संयोजक भुजा को, हैंडल को या हैंडल को, जिसको हैंडल बोलते हैं संयोजक भुजा बोलते हैं, संयोजक भुजा या कनेक्टिंग आर्म को जकड़ कर रखना, भुजा को जकड़ कर रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, ये सप्लाई आ गई यहां तक। देखो ये सप्लाई घूम के कहां तक पहुंची है? ये सप्लाई घूम के पहुंच गई यहां तक। इसका मतलब आपके आर्मेचर में सप्लाई आ चुकी है। लेकिन अब पूछा जाए यहां से सप्लाई यहां भी जाएगी सप्लाई। देखो इसके साथ सप्लाई इसके तार द्वारा होती है, यहां जाएगी, यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी और ये यहां तक आ गई। इसका मतलब एनवीसी की एक कॉन्टेक्ट न्यू सप्लाई आ चुकी है। देखो दूसरी सप्लाई एनवीसी को मिलेगी। ये एनवीसी सप्लाई होती हुई एनवीसी के अंदर से यहाँ जाएगी सप्लाई और यहाँ जाएगी सप्लाई, यहाँ जाएगी और ये आपको देखो ये यहाँ से इसको आप ऑन करते ही ये ऑन किया, सप्लाई यहाँ तक पहुंची है, एक सप्लाई यहाँ तक आ गई। इसका मतलब कि ये एनवीसी कहाँ लगी है? देखो एनवीसी घूमकर ये लगी है शंट फील्ड वाइंडिंग के E1 E2 ये है और ये A1 A2 है। मतलब एनवीसी कहाँ संयोजित होती है? शंट फील्ड वाइंडिंग के, शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित होती है। एनवीसी की बात कर रहा हूं, ये एनवीसी की श्रेणी में संयोजित होती है। एक ही याद रखना, शंट फील्ड वाइंडिंग आर के श्रेणी क्रम में एनवीसी संयोजित होती है। चलो सप्लाई यहां तक आ गई। अब आप लोग क्या करोगे? देख धीरे धीरे बताता हूं आपको, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। प्रश्न ये भी आएगा, यदि आप लोग इस हैंडल को पकड़ा, कनेक्टिंग आर्म को यहां उठाया, सप्लाई मोटर धीरे चालू होगी। अब जो ही सप्लाई चालू हो, मोटर चालू होगी। देखो कंडीशन क्या होगी मोटर में? मोटर चालू होगी, चालू होते ही क्या होगा कि या इसमें ईबी का मान उत्पन्न होगा। अब सबसे पहले आप पूछो कि मोटर को जब यहाँ थी तो ईबी का मान कितना था? ईबी का मान 0 है। मोटर में ईबी बराबर 0 है तो धारा का मान अधिक होगा। लेकिन यहाँ रखा, धारा सीमित होगी। अब धीरे धीरे मोटर माने कि 1-2 आरपीएम चली है, घूमी है, तो ईबी का मान जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ईबी का मान उत्पन्न होगा और इसमें धारा का मान और सीमित होना शुरू हो जाएगा। जो ही ईबी का मान उत्पन्न, मोटर घूमती है, जैसे मान लो क्लॉकवाइज घूमती है, ईबी का मान उत्पन्न होता है तो इस कनेक्टिंग आर्म को उठाकर यहाँ करेंगे। कब? जब मोटर घूमना शुरू हो जाती है तो इसको उठा के यहाँ करेंगे। ठीक है ना, इसको उठा के यहाँ किया, पहले यहाँ था, फिर इसको उठा के यहाँ करेंगे, फिर इसको उठा के धीरे धीरे, कब? जैसे जैसे मोटर घूमती जाती है उसी प्रकार इस कनेक्टिंग आर्म को उठाकर आगे चले जाते हैं। अब देखो यहां से उठाकर यहां किया तो एक रेजिस्टेंस, देखो सप्लाई कहां थी? यहां थी, यहां से यहां सप्लाई आई है, लेकिन उसके बाद ये सप्लाई यहां पहुंची, ये रेजिस्टेंस कट चुका है। इसका मतलब आप इस कनेक्टिंग आर्म को आगे तक खिसकाओगे, मोटर जो जो घूमती जाती है आप इसको आगे घुमाते हो तो रेजिस्टेंस कटता जाता है। ये रेजिस्टेंस कट जाएगा यहां लेके आएंगे तो। बोलो रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस स्टार्टर में ये व्यवस्था होती है कि जैसे जैसे मोटर चलती है उसी प्रकार आप स्टार्टर को आगे, इस हैंडल को आगे ले जाओगे, रेजिस्टेंस कटता जाएगा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। शुरू में ज़्यादा था, अब कम होता जाएगा। जो ही आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होगा तो ईबी का मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा, ईबी का मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और मोटर की गति बढ़ती चली जाएगी। फिर भी आप दो यहाँ करोगे, ये रेजिस्टेंस कट जाएगा, फिर यहाँ करेंगे, ये रेजिस्टेंस कट जाएगा, यहाँ करेंगे, ये रेजिस्टेंस, और यह लास्ट में यहाँ कर देते हैं। पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट से अलग हो जाता है। गौर से समझते जाना आप लोग, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट से अलग हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, डीसी मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है और आराम से घूमती रहती है। और यहाँ क्या होगा, इस हैंडल को उठा के इसको पकड़ के रख लेगी। ये कीपर है, ये कीपर इस चुंबक की कुंडली में जाएगा और इसको पकड़ के रख लेगी। जब तक मोटर चलती रहेगी ये एनवीसी इसको पकड़ कर रखेगी। लेकिन स्प्रिंग का दबाव जरूर रहेगा इसको वापस खींचने का, लेकिन ये इसको पकड़ कर रखेगी, इतनी मजबूत होती है।
इसका मतलब इसका काम क्या हुआ, मोटर को चालू अवस्था में बनाए रखना इस एनवीसी का कार्य होता है। पतले तार अधिक टर्न की होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अब देखो यहां लग गई, अब यहां से मोटर चल रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ISH प्रवाहित हो रही है। ये एफ और ये एल, 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। LFA डीसी शंट मोटर के स्टार्टर में या 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट बोलते हैं, 1 2 3, इसलिए इसको 3 बिंदु स्टार्टर कहते हैं। एक तो ये देखना, फिर आगे देखो बात आती है यहां से, अब ये OLC लग गई, ये OLC लगी है। माना कि मोटर पर लोड आना शुरू हो गया, मोटर पर लोड डालोगे, निर्धारित मान से अधिक लोड डालोगे तो क्या होगा, मोटर की कुल करंट इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। गौर से देखना, मोटर की कुल करंट इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर से प्रवाहित होगी तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो ये कुल धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। कुल धारा का मान बढ़ा, जैसे पहले 5 एम्पीयर था अब 6 हो गया, तो पहले इसमें 5 एम्पीयर था अब 6 हो गया, फिर 7 हो गया। जो ही धारा का मान बढ़ेगा तो इसकी चुंबकीय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि चुंबकीय कॉइल है, इसकी चुंबकीय शक्ति बढ़ेगी। ये लीवर को खींचने की कोशिश करेगी अपने पास, लीवर को खींचेगी ऊपर, फिर खींचेगी लीवर को, देखो फिर 8 एम्पीयर हो जाता है, माना कि 1.5 गुना करंट अधिक हो जाता है, तो लीवर को खींचेगी ऊपर, क्योंकि चुंबक है, ये लोहे की है, इस लीवर को खींचेगी तो ये दोनों कॉन्टैक्ट बिंदु शॉर्ट हो जाएंगे यहाँ से। अब दोनों कॉन्टैक्ट बिंदु शॉर्ट हुए, एनवीसी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, एनवीसी में सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि ये दोनों सिरे किसके हैं, ये सिरे दोनों के दोनों सिरे, देखो ये घूम के आगे, ये सिरे दोनों एनवीसी के हैं, एनवीसी के दोनों सिरे शॉर्ट हो जाएंगे और एनवीसी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और हैंडल को छोड़ेगी। यहाँ से छोड़ते ही हैंडल स्प्रिंग के खिंचाव से वापस अपने स्थान पर आ जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। अब बताओ इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, मोटर को अधिक धारा से बचाना। कैसे बचाएगी, देखो मोटर पर लोड बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसकी बातें कर रहा हूँ आपको, गौर से देखना किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे इस OLC की बात करेंगे, इसकी इस OLC की बात करेंगे। देखो लोड बढ़ेगा, गौर से देखना क्या लिखेंगे, यहां से लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो मेन धारा बढ़ेगी, IL लाइन धारा बढ़ेगी, लाइन धारा बढ़ेगी तो क्या होगा, इस OLC में धारा बढ़ेगी, OLC में धारा बढ़ेगी। देखो दो बातें आगे, OLC में धारा बढ़ी तो ये इसने इस लीवर को खींचा और एनवीसी के शॉर्ट सर्किट हो गई। अब क्या करते हैं, देखो जब लाइन धारा का मान ओवरलोड के कारण बढ़ता है तो OLC क्या काम करती है, काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, OLC का कार्य क्या रहेगा, लोड बढ़ने पर OLC क्या काम करेगी, इसका कार्य मुख्य कार्य क्या होगा, एनवीसी के दोनों कॉन्टेक्ट को शॉर्ट करना, ये इसको लघु परिपथ कर देगा, ये डीमैग्नेटाइज, इसमें सप्लाई रुक जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और वापस स्प्रिंग के द्वारा अपने स्थान पर आ जाएगा। ये इसका मुख्य कार्य था। अब देखो फिर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये कैसे होते हैं, ये मोटे तार की कम टर्न की, कौन सी, OLC मोटे तार की, ये लिख दो यहाँ से, ये मोटे तार की, मोटे तार और कम टर्न की होती है। सप्लाई के मैंने लिखा है OLR दे, ये कहाँ होती है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में होती है, ये OLC सप्लाई के श्रेणी क्रम में मैंने आपको पहले लिखवा दी है। एक प्रकार की विद्युत चुंबक होती है, ये भी एक प्रकार की विद्युत चुंबक होती है, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य लिख लेना OLC का, मोटर को अधिक धारा से बचाना, ठीक है ना। अधिक धारा कब होगी, तो दोनों बातें आएंगे आपके सामने, मोटर को ओवरलोड से बचाना, तो ओवरलोड तो अपन करेंगे, ओवरलोड तो इस पर लोड अपन डालेंगे, तो अपन तो डालते हैं, इसको कैसे बचाएगी, ये ओवरलोड से बचाना, इसका ये बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, लाइन धारा बढ़ेगी और ये मोटर को शॉर्ट सर्किट करके बंद कर देगी। इसलिए कहते हैं मोटर को ओवरलोड की, मोटर से ओवरलोड की सुरक्षा करना या फिर मोटर को अधिक धारा से बचाना, दोनों ऑप्शन आते हैं, ओवरलोड से सुरक्षा करना और मोटर को अधिक धारा से बचाना, तो अधिक धारा का ऑप्शन सही करना आपको। यदि ये नाम नहीं आता है ऑप्शन में तो आपको मिलेगा कि मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करना, ये है। इसका मतलब ये क्या होगी, ये एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति होगी, लिख लेना कौन सी, ये OLC एक प्रकार की क्या है, सुरक्षा युक्ति होती है, सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। अब देखो आगे की बात देखते हैं, यहां से देखो, यहां से आप लोगों ने इस हैंडल को उठा कर यहां किया, यहां किया, यहां किया, अब आप लोग इस हैंडल को उठा कर यहां सीधा ही कर देते हो, गौर से देखना, धीरे धीरे नहीं किया, क्योंकि मोटर चली सीधा यहीं कर देते तो क्या होगा, आर्मेचर जल जाएगा। यदि मोस्टार्टर के हैंडल को धीरे धीरे न करते सीधे ही आप लास्ट एंड तक पहुंच जाते हैं तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, याद रखना मोटर का आर्मेचर जल जाएगा अधिक धारा पाकर, ठीक है, अधिक धारा पाकर मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। एक तो बात यह थी। अब उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये यहां से पकड़ के आर्मेचर जल जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन अचानक आपसे पूछा जाए, गौर से देखना, अचानक इसको श्रेणी क्रम में लगाने का फायदा क्या है, आपको दो बातें और बताऊंगा आपको मैं।
जो कि परीक्षा में मैंने जितनी बात बताई सारी परीक्षा में आ चुकी हैं, एग्जाम में आ चुकी हैं और आने की संभावना बनी रहती है। मान लीजिए कि आपकी फील्ड वाइंडिंग कहीं से ओपन हो जाए, गौर से देखना, मान लीजिए कि आपकी फील्ड वाइंडिंग कहाँ से ओपन हो जाए तो क्या होगा, या फिर एनवीसी ओपन हो जाए, या मान लेते हैं यहाँ से सर्किट बनी है एनवीसी ओपन हो जाए, ये देखा एनवीसी ओपन होगी, यहाँ से एनवीसी ओपन होगी तो क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग फ्री होगी। फील्ड वाइंडिंग फ्री होगी तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। एनवीसी या तो मोटर रुक जाएगी, देखो मोटर रुक जाएगी, रुकने का ऑप्शन बहुत कम मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि मोटर अत्यधिक धारा प्राप्त कर लेगी। क्यों कर लेगी, आपको पता है कि इसमें क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, इसमें पोल होंगे, पोलों में क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व होगा। और आपको पता है यदि फ्लक्स का मान कम होता है, फ्लक्स का मान कम होता है तो गति का मान बढ़ता है। फ्लक्स का मान बिल्कुल ही कम हो गया क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो बचा है फ्लक्स वही होगा, तो गति अत्यधिक हो जाएगी। इसलिए यदि चलती अवस्था में एनवीसी ओपन हो जाती है तो मोटर की गति अत्यधिक हो जाएगी। एक तो ऑप्शन ये आ गई, ऑप्शन नहीं आएगा तो ये मिलेगा आपको कि ये एनवीसी की सप्लाई कट जाएगी। गौर से देखो एनवीसी की सप्लाई कट गई, यहाँ से एनवीसी में कोई सप्लाई नहीं है तो एनवीसी विचुंबित हो जाएगी, ठीक है ना। और एनवीसी विचुंबित हो जाएगी तो हैंडल को छोड़ेगी, हैंडल अपने स्थान पर वापस आ जाएगा और इसे मोटर बंद हो जाएगी। तो दो ऑप्शन आएंगे, एक तो कि या तो गति वाला आएगा तो आपको ये करेंगे कि मोटर की गति अत्यधिक हो जाएगी, एक तो ये बात आएगी। ये नहीं आएगी तो क्या आएगी, एनवीसी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। आपको पता है कि एनवीसी इसके श्रेणी क्रम में थी, एनवीसी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, जिससे ये हैंडल वापस आएगा, मोटर बंद हो जाएगी। एनवीसी डीमैग्नेटाइज होकर मोटर रुक जाएगी। दो ऑप्शन आपके सामने ये आ गए। अब चलो मैं सर्किट को वापस लगा देता हूँ, ऐसे आप गौर से देखते जाना सर्किट को। मैं सर्किट को वापस लगा देता हूँ, सर्किट को वापस लगाया। अब आप लोग सोच रहे हैं, सोचा नहीं क्या, देखिए ये हैंडल उठा के यहाँ किया, ये हैंडल उठा के यहाँ किया, ये यहाँ किया, ये यहाँ किया, और ये पूरा का पूरा सर्किट आप लोगों ने आर्मेचर सर्किट से तो काट दिया। लेकिन अब आप लोगों ने सोचा होगा ये हैंडल यहाँ पे आ गया तो एनवीसी की सप्लाई यहाँ से ही, देखो एनवीसी की सप्लाई ये यहाँ से घूम के ऐसे आई है, एनवीसी की सप्लाई ये आई है हैंडल, तो ये पूरा का पूरा सर्किट ये नहीं है, ये किस में लग गया, ये इस एनवीसी के श्रेणी क्रम में लग चुका है। एनवीसी के श्रेणी क्रम में पूरा रेजिस्टेंस लग चुका है। तो अब क्या होगा, मोटर में थोड़ा सा लोड और डालते हैं, मोटर पे थोड़ा सा लोड डालते हैं तो क्या होगा, इसमें देखो धारा का मान वैसे कम हो गया क्योंकि पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस है किसके श्रेणी क्रम में लग गया, एनवीसी के श्रेणी क्रम में संयोजित हो गया। तो एनवीसी में धारा का मान कम रहेगा और एनवीसी थोड़ा सा यदि लोड ज़्यादा होता है तो इसमें लोड ज़्यादा है, इसमें तो लोड कम होगा, इसमें लोड क्योंकि वोल्टेज घटेगा, ज़्यादा लोड देंगे तो वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज को थोड़ा सा कम मिला और ट्रिप कर देगी। इसलिए ये भी एक समस्या आती है। इसलिए कहते हैं देखो इस स्टार्टर में एक दोष होता है, हार्ड दोष नहीं है। आपको बताओ सर दोष क्या आ गया बीच में, दोष ये होता है कि आप लोग सोचो कि इसके मोटर की गति को कंट्रोल करना आप लोगों को, ठीक है, मोटर की गति को कंट्रोल करना है तो आप लोगों ने, या मोटर की गति को कंट्रोल की आप लोग बढ़ाना है या घटाना है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आप लोगों को पता है कि मोटर की गति सामान्य से कम होगी, आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन यदि फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आप रेजिस्टेंस लगा देते हो, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो मोटर की गति सामान्य से अधिक होगी, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन इसके यदि श्रेणी क्रम में मैं रेजिस्टेंस लगाऊं, ये मैं रेजिस्टेंस लगाऊं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे कुछ रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी पहले ही जुड़ा है और कुछ रेजिस्टेंस आप लोगों ने ये जोड़ दिया, तो होगा क्या, ये होगा कि इसमें धारा का मान बिल्कुल कम हो जाएगा और मोटर पर थोड़ा सा यदि रेजिस्टेंस का मान और बढ़ा देते हो, मोटर की गति और थोड़ी तेज करने की कोशिश करते हो और बढ़ाते हैं, तो क्योंकि इसका मान बढ़ाओगे आप लोग, इस आर का मान बढ़ाओगे तो इसमें आर का मान बढ़ेगा, इसमें धारा का मान कम हो जाएगा और इसमें धारा का मान कम होगा तो स्प्रिंग की टेंशन ज़्यादा होती है, खिंचाव ज़्यादा होता है। तो हो सकता है ये कि ये इसको तनाव को सहन नहीं कर पा रही, ये झटके के साथ वापस अपने स्थान पर आ जाए ना, झटके के साथ अपने स्थान पर वापस आ जाए, मोटर रुक जाए। इसलिए सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने वाली विधि में 3 पॉइंट स्टार्टर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता है। इसको कहते हैं एक दोष होता है इसमें। इस दोष को क्या कहेंगे, ट्रिप एरर कहते हैं। इसके अंदर दोष रहेगा, इसमें दोष रहेगा जिसको कहेंगे ट्रिप एरर। ये ट्रिपिंग दोष होता है, ट्रिप एरर ये होता है, इसको ट्रिपिंग दोष कब होता है, ये इसमें सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए जब फील्ड कंट्रोल विधि का प्रयोग करते हैं, सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए फील्ड कंट्रोल विधि का जब प्रयोग करते हैं वहाँ ये एरर दोष उत्पन्न होता है, लिख लेना, जिससे मोटर बार बार ट्रिप हो जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए, कौन सी से,
फील्ड कंट्रोल विधि का जब प्रयोग करोगे तो मोटर बार बार ट्रिप हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी तो क्या होगा, इस दोष से या इस दोष से निजात पाने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो एक तो समस्या ये थी, अब बाकी और कोई समस्या नहीं है। अब पूछा जाए कि इस स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस स्टार्टर का प्रयोग शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में को चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सीरीज मोटर के लिए नहीं। सीरीज मोटर का आपको बताऊंगा कि सीरीज मोटर के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी बात इन सब की, आप लोगों को मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई है। फिर भी देखो और कहाँ से प्रश्न उठने वाले होते हैं। देखो कभी कभार एक प्रश्न परीक्षा में आया कि आप लोगों ने, काफ़ी बार आ चुका है ये प्रश्न, फिर भी आपको बता दो कि आप लोगों ने हैंडल को उठाया और यहाँ तक चलाया, आप लोग ये पूरा बैक ये बंद होता है कवर से, आप लोगों ने हैंडल को यहाँ से रखा और घुमाना शुरू किया। इस हैंडल को धीरे धीरे घुमाओगे, कि स्टेप बाय स्टेप पकड़ोगे, आप ले जाओगे, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि मोटर चल रही है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ उठाया और यहाँ उठाया, लेकिन यहाँ से यहाँ लगाया तो मोटर चली नहीं। गौर से देखना, यहाँ लगाया तो मोटर चली नहीं, यहाँ लगा दिया आप लोगों ने, मोटर चल गई। तो क्या यहाँ से रेजिस्टेंस धीरे धीरे चलेगी, यहाँ स्पीड तेज होगी, यहाँ स्पीड तेज होगी। मान लीजिए कि सीधा डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ लगा तो इतना रेजिस्टेंस तो पहले ही कर चुका था, तो मोटर झटके के साथ चलेगी। तो प्रश्न कैसे आता है कि आप लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा मोटर को चला रहे हो और मोटर झटके के साथ परिवर्तित मतलब चालू होती है, झटके के साथ स्टार्ट होती है, तो कारण क्या होगा। काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आया है कि स्टार्टर के साथ डीसी शंट मोटर को चला रहे हो आप लोग और मोटर झटके के साथ स्टार्ट होती है, तो कारण क्या होगा। तो देखो कारण ये होगा कि इस कनेक्टिंग आर्म का इस स्टड के साथ संपर्क नहीं हुआ। संपर्क क्यों नहीं हुआ उसके कारण बताता हूँ आपको। संपर्क इसलिए नहीं, या तो इसके ऊपर कोई ग्रीस लगा होगा, धूल मिट्टी जमी होगी जिस इन दोनों के, या इसके ऊपर कोई कार्बन आ गया होगा, ये आपके बताऊँ आपको। या फिर कहते हैं स्टड पिटेड हो सकते हैं। काफ़ी बार परीक्षा में यही प्रश्न आता है, स्टड पिटेड हो सकते हैं, मतलब स्टड के ऊपर गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं इस स्टड के ऊपर, जिसका इसके साथ प्रॉपर रूप से संपर्क नहीं हुआ। गड्ढे क्यों हुए, मोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ है और यहाँ स्पार्किंग हुई है और गड्ढे हो चुके हैं, इसलिए स्टड पिटेड होते हैं, ये आपस में मतलब कि इसके ऊपर गड्ढे हो गए हैं, जिससे कनेक्टिंग आर्म का स्टड के साथ संपर्क नहीं होना ये झटके के साथ चलने का कारण होता है। एक तो बात आती है। दूसरा आता है कि ये पीतल के ही क्यों बनाए, ये स्टड पीतल के क्यों बने, कि पीतल में पीतल स्पार्किंग सहन कर लेता है, स्पार्किंग सहन कर लेता है, एक तो ये आती है। और दूसरा आता है ये अधिक ऊष्मा सहन करता है, ये अधिक ऊष्मा सह लेता है। एक ये आता है इस पर चुंबकत्व का प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना। तो यही अब तक प्रश्न यही छपे हैं। बाकी आप लोग देखोगे कि इसके अंदर कोई नहीं नाम लिखा, इसको 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहते हैं। तीनों पॉइंटों के नाम क्या रहेंगे, एक एल रहेगा, एक एफ रहेगा, एक ए रहेगा। ये आपको पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है। तो दोस्तों ये तो था आपका डीसी मोटर को शंट मोटर व कंपाउंड मोटर को चलाने वाला 3 पॉइंट स्टार्टर, जो कि आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है। और मुझे आशा था कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको समझ में नहीं आया हो, या किसी प्रकार के समझने में कोई आपको परेशानी महसूस हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जो दोस्त पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।